विश्व इतिहास से आज हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी में यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांस की क्रांति के पहले जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों का समूह था। फ्रांस की 1789 की क्रांति के पहले के जर्मनी को देखें तो वो अनेक राज्यों का समूह था। करीब 300 से ज़्यादा राज्य वहाँ पर थे और जर्मनी पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ऑस्ट्रिया का सम्राट ही पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट हुआ करता था। तो एक तरह से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था इन जर्मन राज्यों के ऊपर। अब नेपोलियन जब फ्रांस का शासक बना और जब वो अपनी शक्ति के उत्कर्ष पर था तो वो जर्मनी पर अधिकार करना चाहता था, यानी एक तरह से जर्मनी को नष्ट करना चाहता था। पर उसने अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेपोलियन ने कुछ युद्धों में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। फिर उसने जर्मनी जो राज्य थे उनका एक तरह से रूपांतरण कर दिया। अनेक छोटे छोटे राज्य थे उनको नष्ट करके बड़ों में मिला दिया, यानी जो 300 से ज़्यादा राज्य थे उसकी जगह पर केवल 82 के करीब राज्य शेष रह गए। फिर 1806 में उसने जर्मनी के बड़े 16 राज्यों को मिलाकर राइन संघ बनाया, यानी जिसे एक राज्यों का संघ बना दिया, जिसे राइन संघ कहा गया। तो याद रखिएगा कि नेपोलियन ने जर्मनी के राज्यों का एक संघ बनाया था और इस संघ को राइन संघ कहा गया। आगे चलकर ऑस्ट्रिया के सम्राट को नेपोलियन ने रोमन साम्राज्य, जो पवित्र रोमन साम्राज्य था, उसके सम्राट का पद छोड़ने का आदेश दिया और इस तरह से पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के साथ ही राइन संघ का अंत हो गया। तो जब तक नेपोलियन शक्तिशाली था उसने जर्मनी में ये कुछ परिवर्तन किए और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उसने जर्मन राज्यों के बीच में एक एकता या एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। और 1815 में जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई उसके साथ ही राइन संघ का अंत हो गया। अब उसके बाद 1815 ईस्वी की वियना कांग्रेस के द्वारा जर्मनी की स्थिति में परिवर्तन आया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद वियना कांग्रेस की स्थापना हुई और उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार राइन संघ के स्थान पर 39 जर्मन राज्यों के जर्मन परिसंघ की स्थापना की गई। नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना की तो वियना कांग्रेस में जर्मन परिसंघ की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को नियुक्त किया गया, यानी एक तरह से फिर वापस ऑस्ट्रिया के हाथ में पावर आ गई इस संघ की। अब ये जो अलग अलग राज्य थे इनका शासन चलाने के लिए एक संघीय संसद, जिसे डाइट भी कहा जाता था, की स्थापना की गई। संघीय संसद यानी सभी राज्यों का जो भी वहाँ पर प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे उस संसद में बैठते थे और इसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में होता था। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का ही एक शहर है, वहाँ पर होता था फ्रैंकफर्ट में। इसके सदस्य राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते थे। प्रत्येक राज्य के अलग अलग राजा, झंडे और नागरिक थे। मतलब वैसे राज्यों को अपने अधिकार भी थे, उनके अलग राजा थे, शासक थे, वहाँ पर उनका झंडा होता था, उनकी नागरिकता भी वो देते थे अपने अपने राज्यों की। साथ ही बाहरी देशों के साथ इनके अपने कूटनीतिक संबंध भी होते थे। लेकिन संसद के पास भी काफ़ी अधिकार थे। अगर इनके बीच में कोई आपस में झगड़ा हो जाता था तो वो संसद के सामने रखा जाता था और इन्हें संसद के निर्णय को मानना पड़ता था। अब ये जो जर्मन राज्य थे सारे, इनमें प्रशा सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। प्रशा, ये नाम याद रखिएगा। अब हम देखते हैं 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के युग में जर्मनी के एकीकरण के दिशा में क्या प्रयास हुए। देखिए, जर्मनी का एकीकरण का प्रयास बहुत लंबे समय से चल रहा था, है ना। और इसलिए आपको हर दौर में क्या क्या कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे अंत में जाकर एकीकरण हुआ वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो 1815 से 1848 ईस्वी के बीच में क्या हुआ, तो ऑस्ट्रिया जर्मन संघ का प्रमुख था। ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था मेटरनिख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, कुछ ऐसा दौर रहा है जिसमें इस व्यक्ति का बहुत प्रभाव था। मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था और ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जर्मन राज्यों के बीच में एकता स्थापित हो, यानी ये जर्मन राष्ट्रीयता का कट्टर शत्रु था और प्रगतिशील विचारों का विरोधी था।
यानी ये राजतंत्र को भी बनाए रखना चाहता था, साथ ही ये भी नहीं चाहता था कि वहाँ पर लोकतंत्र आए या वो राज्यों के बीच में एकता स्थापित हो, एकीकरण हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था मेटरनिख, जो कि ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। शीघ्र ही जो वियना कांग्रेस ने स्थापना की थी, एक व्यवस्था की कि जर्मन परिसंघ बना दिया था और ऑस्ट्रिया को उसका हेड बना दिया था। इस व्यवस्था के खिलाफ जर्मनी के राज्यों में ही विद्रोह होने शुरू हो गए, आंदोलन शुरू हो गए। तो सबसे पहले बौद्धिक आंदोलन हुए। इन आंदोलनों का केंद्र जर्मनी के विश्वविद्यालय बने, यानी जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो एक तरह से खड़ा हुआ। पहले विद्यार्थियों ने अपने संगठन बनाए, जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने संगठन बनाए और इन संगठनों को कहा जाता था बर्शेनशेफ्ट। तो याद रखिएगा, बर्शेनशेफ्ट के विद्यार्थियों के संगठन होते थे। सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी जेना विश्वविद्यालय में और इसकी 16 अन्य जो शाखाएं थी वो मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी फैल गई थी, 16 यूनिवर्सिटीज़ में। 1817 ईस्वी में वार्टबर्ग में एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रवादी और उदारवादी भावनाएं व्यक्त की गई। ये जो बार्शेनशेफ्ट विद्यार्थियों का संगठन था, इसकी स्थापना हुई थी जेना विश्वविद्यालय में और इसकी शाखाएं फिर 16 अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी फैल गई और 1817 में एक राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुआ जिसमें एक तरह से राष्ट्रवादी भावनाओं का उसमें उभार देखने को मिला। वहाँ पर राष्ट्रवादी और उदारवादी भावनाएं व्यक्त की गई। फिर एक महत्वपूर्ण घोषणा इस बीच में हुई जिसे कहा जाता है कार्लसबाद की घोषणा या कार्लसबाद की डिक्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है आज्ञप्ति। तो कार्लसबाद की ये जो डिक्री थी, इसमें क्या हुआ था कि 1819 में एक जर्मन विद्यार्थी ने एक पत्रकार की हत्या कर दी थी, जो कि रूसी गुप्तचर कहा जाता था और जर्मन राष्ट्रीय एकता का विरोधी था। तो इसके बाद जो मेटरनिख था उसको तो मौका मिल गया। उसने ऑस्ट्रिया के कार्लसबाद में 1819 में जर्मन राज्यों के एक सभा बुलाई और कुछ कानून पास करवा लिए। अलग अलग जो राज्य थे उनकी, जर्मन राज्य थे, उनकी सभा बुलाई उसने कार्लसबाद में और एक कानून पास करवा लिया। इन कानूनों को कहा जाता है कार्लसबाद घोषणा या कार्लसबाद डिक्री। इसके द्वारा क्या किया गया, जो प्रेस थी यानी जो मीडिया था, प्रेस और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों पर कठोर सरकारी नियंत्रण लगा दिए गए। ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति यानी बर्शेनशेफ्ट संगठन का सदस्य नहीं बनेगा। अगर कोई सदस्य बनता है तो उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई भी हो, और किसी और यूनिवर्सिटी में फिर उसको लिया भी नहीं जाएगा। तो और हर यूनिवर्सिटी में एक सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। इस तरह से पूरी तरह से इसको काबू में करने के लिए उसने कार्लसबाद की घोषणा पास करवा ली थी मेटरनिख ने, ताकि ये जो जर्मन एकता का बीज जो एक तरह से फल रहा था उसको रोकने के लिए, कि जर्मन एकता लोगों के बीच में एक डर पैदा करने के लिए। फिर इसी बीच में 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई। 1830 में फ्रांस में हुई क्रांति का भी जर्मनी पर प्रभाव पड़ा। छोटे छोटे राज्यों में अनेक स्थानों पर जनता ने विद्रोह करके कुछ संवैधानिक संशोधन करवाए, कुछ नए संविधान लागू करवाए, किंतु ये विद्रोह संगठित नहीं थे, यानी अलग अलग जगह पे हो रहे थे, छोटे छोटे स्तर पर हो रहे थे। तो मेटरनिख ने इन विद्रोहों को कुचल दिया। फिर 1848 में फिर फ्रांस में क्रांति हुई और उससे भी जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिला। इसका प्रभाव ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा। ऑस्ट्रिया में भी विद्रोह हुए और मेटरनिख का पतन हो गया। यानी मेटरनिख का जो वहाँ पर एक शासन चल रहा था, मेटरनिख अपनी मनमर्जी चला रहा था, उसको देश छोड़कर भागना पड़ा। तो मेटरनिख का पतन हुआ, जो कि जर्मन राज्यों के लिए एक उत्साहवर्धक घटना थी। यही व्यक्ति था जो अभी तक सारा जो राष्ट्रीय जर्मन एकता को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो इसके पतन से भी जर्मन राज्यों में एक उत्साह फैला और जर्मनी के भी अलग अलग राज्यों में विद्रोह होने लगे। प्रशा की राजधानी बर्लिन में क्रांति आरंभ हो गई। प्रशा की राजधानी थी बर्लिन, वहाँ पर क्रांति आरंभ हुई। प्रशा का उस समय राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। उसको जनता के सामने झुकना पड़ा। संविधान निर्माण के लिए फ्रैंकफर्ट में एक संसद बुलाई गई, जिसके माध्यम से उदारवादी शासन स्थापित किया गया। अभी तक एकदम राजतंत्रात्मक शासन था, तो अब उसमें कुछ सुधार किए गए और एक उदारवादी शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से निकाल दिया जाएगा
और प्रशा के राजा को सम्राट बनाया जाएगा। लेकिन अब जो ये प्रशा का राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वो इस चीज को अपनी इंसल्ट समझता था कि जनता के प्रतिनिधि उसको ताज देंगे, यानी अगर राज्य, जर्मन जो राज्य थे वो खुद मिलकर उसको अपना प्रतिनिधि बनाते, अपना सम्राट घोषित करते, तो वो खुशी खुशी ले लेता। लेकिन उसको लग रहा था कि ये तो जनता आंदोलन कर रही है, जनता के प्रतिनिधि अगर मुझे ताज देंगे तो ये तो मेरा अपमान होगा। इसलिए उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और ऑस्ट्रिया भी इस बात का विरोध तो कर ही रहा था। तो इस वजह से जो फ्रैंकफर्ट की संसद थी इसको सफलता नहीं मिली, ये संसद असफल हो गई, जो कि उदारवाद की स्थापना के लिए वहाँ पर की गई थी। अब इसी बीच में हम देखते हैं कि जो ये चल रहे थे आंदोलन साथ साथ में, और 1815 से जर्मनी का आर्थिक एकीकरण भी शुरू हो गया था। तो 1815 से 1848 के बीच में जर्मनी के आर्थिक एकीकरण को लेकर बहुत प्रगति हुई। राजनीतिक रूप से तो जर्मनी 1870 में एकीकृत हो पाया, मतलब जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में, लेकिन उसके पहले 1815 से 48 ईस्वी के बीच में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ रहा था और वो आर्थिक रूप से एकीकृत हो गया। नए नए उद्योग खुले, एक नया पूंजीपति वर्ग सामने आया जिसका जर्मन राजनीति में बहुत प्रभाव पड़ा। यह वर्ग चाहता था कि छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर क्या हो, एक संयुक्त जर्मनी का निर्माण किया जाए जिसमें उद्योग धंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। मतलब ये वर्ग तो अपना फायदा देख रहा था ना, ये व्यापारिक वर्ग था, जो उद्योगपति थे बड़े बड़े, वो ये चाहते थे कि ये छोटे छोटे राज्य ना हो, क्योंकि हर राज्य का अलग अपना टैक्स लग रहा है, व्यापार करने में उनको दिक्कत आती थी। तो वे चाहते थे कि संयुक्त जर्मनी हो। इसी बीच में प्रशा का एक अर्थ सचिव नियुक्त हुआ था, मासेन, जो कि एक बहुत योग्य अर्थशास्त्री भी था और जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में इसका काफी योगदान भी रहा। 1818 ईस्वी में एक चुंगी कानून पास किया गया प्रशा में, और इसमें क्या तय हुआ कि प्रशा से जो आने वाले रास्ते हैं उस पर और आंतरिक व्यापार पर से चुंगी हटा दी। चुंगी यानी जो कर लगता है कि बाहर से दूसरे राज्य से कोई सामान आ रहा है तो उस पर कर लग रहा है, अलग अलग जगह पर नाके होते हैं, चुंगी नाके, जहाँ पर टैक्स लगता था, तो ये सब कुछ उसने हटा दिया। औपनिवेशिक माल पर 20% चुंगी लगाई गई और प्रशा के नेतृत्व में जोल्वरिन नामक एक आर्थिक संघ स्थापित किया गया, जोल्वरिन संघ, और यह एक चुंगी संघ था। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि संघ के सदस्य राज्य स्वतंत्र व्यापार करेंगे और एक दूसरे के माल पर चुंगी नहीं लेंगे। मतलब उसने जो अलग अलग जो जर्मन राज्य थे उनको मिलाकर एक आर्थिक संघ बनाया जिसको कहा जाता था जोल्वरिन संघ। तो जो भी राज्य इस संघ के सदस्य होंगे वो स्वतंत्र व्यापार करेंगे, यानी मुक्त व्यापार करेंगे, एक दूसरे के माल पर चुंगी यानी टैक्स नहीं लेंगे। अब आर्थिक एकीकरण तो हुआ लेकिन राजनीतिक तौर पर एकीकरण नहीं हुआ। तो 1815 से लेकर 1850 तक जर्मनी के एकीकरण में कई बाधाएं थी। जैसे कि सबसे पहले तो था ऑस्ट्रिया का प्रतिक्रियावादी शासन। हमने पहले भी देखा कि जो मेटरनिख था वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री जो था, कि जर्मन राज्य एक हो। और प्रशा के राजा ने कोशिश की थी कि सभी जो जर्मन राज्य हैं उनको इकट्ठा करके कि एकीकरण हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया के सम्राट ने, मेटरनिख ने, इसका बहुत विरोध किया और जो भी आंदोलन वहाँ पर चल रहे थे इनको दबाने के लिए उसने एक कठोर कदम उठाए थे, कठोरता से दमन किया जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे इनको। हमने देखा है कि जो अभी की कार्ल्सबाद की डिग्री लेकर आ गए ताकि यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह की बातें ना हो, राष्ट्रीय विचारों को प्रोत्साहित नहीं किया जाए और बहुत सारी संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। मेटरनिख का जब पतन हुआ उसके बाद ही फिर से कोशिशें होने लगी थी। तो सबसे पहले तो बाधा था ऑस्ट्रिया का प्रतिक्रियावादी शासन। दूसरा एक कारण था पिछड़ी राजनीतिक व्यवस्था। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण में वहाँ की जो पिछड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी एक रुकावट थी, क्योंकि जो वहाँ के राजनेता थे उनको राजनीतिक योजनाओं को कार्यान्वित करने का कोई अनुभव नहीं था और वो इधर उधर ही अपना धन और समय ये सब अपव्यय करते रहते थे। तो उसकी जो पिछड़ी राजनीतिक व्यवस्था भी एक कारण थी। तीसरा कारण था राजनीतिक दलों में एकता का अभाव।
जर्मनी में अलग अलग राजनीतिक दल थे जो कि सुधार संबंधी विषयों को लेकर एक मत नहीं थे। सभी अलग अलग योजनाएं बनाते थे, भिन्न भिन्न योजनाएं होती थी, किसी पर भी एक मत नहीं हो पाते थे क्योंकि वो सबके अपने अपने स्वार्थ रहते थे। एकीकरण को लेकर भी उनके अलग अलग विचार थे। कुछ राज्य थे जो कहते थे कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। कुछ राज्य मानते थे कि गणतंत्र के तौर पर एक एकीकरण होना चाहिए। तो इस तरह से इनके आपसी मतभेद भी एक कारण रहे थे कि एकीकरण में बाधा आ रही थी। फिर एक कारण था जर्मन राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा। जर्मन जो राज्य थे उनको लग रहा था ना कि अलग-अलग हैं तो हम स्वतंत्र हैं। अगर एक हो जाएगा तो वो छोटे राज्यों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो वो अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके लिए राष्ट्रीय एकता से बढ़कर था अपने-अपने राज्यों का अस्तित्व बनाकर रखना। फिर एक कारण था ऑस्ट्रिया और प्रशा की आपसी शत्रुता। जर्मनी के जो राज्यों का संघ था इसमें ऑस्ट्रिया और प्रशा सबसे शक्तिशाली थे और इन दोनों के बीच में ही इनका जो नेतृत्व था इनके बीच में ही द्वेष चलता रहता था, इनके बीच में शत्रुता थी। ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी की राष्ट्रीय भावना को दबाना चाहता था और प्रशा उसको संगठित रखना चाहता था जर्मन राज्यों को। तो इस वजह से भी जर्मनी के एकीकरण की जो गति थी वो काफ़ी मंद हो गई थी, बहुत धीरे हो गई थी। और फिर हम आगे देखेंगे कि जब बिस्मार्क आया तभी इसको गति मिली और आगे चलकर जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो अब हम देखते हैं विलियम प्रथम और बिस्मार्क। विलियम प्रथम यानी केसर विलियम प्रथम जो पूरा नाम है इस राजा का। 1857 में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाने से केसर विलियम प्रथम उसका संरक्षक बना। जो प्रशा का शासक था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो केसर विलियम प्रथम उसका संरक्षक बना। और जब 1861 में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई तो ये राजा बन गया। कौन राजा बन गया? केसर विलियम प्रथम। सम्राट बनने के बाद उसने सबसे पहले सेना के सुधार शुरू किए। उसने कुछ योजनाएं लाना चाहता था, जैसे कि प्रशा में 20 वर्ष के प्रत्येक स्वस्थ युवक को 3 वर्ष की सैनिक सेवा यानी अनिवार्य सेवा के हर एक कोई भी युवक है अगर वो 20 साल का और स्वस्थ है तो 3 साल तक वो अनिवार्य सेवा लेने और 49 नई रेजिमेंटों के गठन, सेना की नई नई रेजिमेंट बनाना, ये इस सब की उसने योजना बनाई कि एक तो अनिवार्य सैनिक सेवा और 49 नई रेजिमेंटों का गठन किया जाए। अब इस योजना के लिए उसको धन की ज़रूरत थी, बिना पैसे के तो सेना का गठन होगा नहीं, तो इसके लिए उसको संसद की मंजूरी ज़रूरी थी। अब संसद की प्रतिनिधि सभा ने 1861 में अस्थायी तौर पर धन की स्वीकृति दे दी, लेकिन 1862 में धन देने से इनकार कर दिया। पहले तो हाँ बोल दिया थोड़े समय के लिए, लेकिन बाद में मना कर दिया। इससे राजा और संसद के बीच में संघर्ष शुरू हो गया और इतना विवाद बढ़ गया कि राजा ने सिंहासन छोड़ने का निश्चय कर लिया। लेकिन उसी समय रूस ने फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को सलाह दी और उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कब? 1862 में। यानी वो राजा संसद के साथ संघर्ष से इतना परेशान हो चुका था कि वो सिंहासन छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर रूस ने उसको सलाह दी और उसने बिस्मार्क को 1862 में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्योंकि जो बिस्मार्क था वो एक समय पे राजदूत रहा था जर्मन प्रशा का रूस में, तो रूस का जो जार था उसके साथ भी इसके बिस्मार्क के अच्छे संबंध थे और बिस्मार्क अपनी राजभक्ति, सैनिकवाद और एकतंत्रवाद के लिए प्रसिद्ध था। तो फिर इसको बिस्मार्क को केसर विलियम प्रथम ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। बिस्मार्क ने प्रशा की सैन्य शक्ति को बढ़ाया, जो कि केसर विलियम प्रथम भी कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं कर पाया था। लेकिन बिस्मार्क ने सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए उसने प्रशा की सैन्य शक्ति को बढ़ाया और रक्त और लौह की नीति का अनुसरण करते हुए मात्र 8 वर्षों में 1862 में ये प्रधानमंत्री बना। 1862 से लेकर 70 तक इसने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। कौन सी नीति का पालन किया? रक्त और लौह की नीति, ये याद रखिएगा। इस नीति के अंतर्गत बिस्मार्क को 3 युद्ध लड़ने पड़े। एक तो डेनमार्क से युद्ध लड़ा उसने, दूसरा ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ और फ्रांस और प्रशा का युद्ध, मतलब डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इन 3 से उसको युद्ध लड़ना पड़ा, तब जाकर जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं डेनमार्क से युद्ध, जो कि 1864 ईस्वी में हुआ।
दो प्रदेश थे, श्लेस्विग और होलेस्टाइन के प्रदेश, जिन्हें डची भी कहा जाता था। ये जो प्रदेश थे ये जर्मनी और डेनमार्क के बीच में स्थित थे। तो ये जो प्रदेश थे श्लेस्विग और होल्स्टाइन, तो इनमें से जो होल्स्टाइन था वहां पर जर्मन रहते थे। जर्मन यानी नस्ल, जर्मन नस्ल के लोग, जर्मन जाति के लोग। और श्लेस्विग में जर्मन और डेन दोनों नस्लों के लोग रहते थे। जर्मन भी और डेन भी रहते थे, यानी डेनमार्क के जो डेन जाति होती है, डेन नस्ल होती है, उसके लोग भी होते थे और जर्मन भी रहते थे। डेनमार्क का राजा इनका शासक था, बहुत टाइम से वो शासक बन गया था, परंतु ये डेनमार्क के भाग नहीं थे, इनका अलग विधान था। मतलब ऐसा नहीं है कि जो श्लेस्विग और होल्स्टाइन डेनमार्क का राजा इनका शासक है तो ये भाग हो गए, नहीं, इनका अपना स्वायत्त शासन था और ये डेनमार्क के राज्य का हिस्सा नहीं थे। इनका अपना अलग कानून भी था, वो शासक जरूर था इनका, लेकिन अपने राज्य में मिलाया हुआ नहीं था श्लेस्विग और होल्स्टाइन को। अब 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही ये जो दोनों डचियां थी, यानी जो दोनों प्रदेश थे श्लेस्विग और होल्स्टाइन, उनके और डेनमार्क के संबंधों में बिगड़ने लगे संबंध, यानी कटुता आने लग गई और यहाँ पर डेनमार्क के विरुद्ध विद्रोह हो रहे थे और प्रशा इन विद्रोहों को समर्थन देता था। तो 1863 में डेनमार्क के राजा ने एक नया संविधान के द्वारा श्लेस्विग और होल्स्टाइन को अपने राष्ट्र का अभिन्न अंग घोषित कर दिया, जबकि अभी तक क्या था, वो इनके राज्य का अंग नहीं थे। डेनमार्क इनका शासक जरूर था, लेकिन उनका अपना विधान होता था, वो अपना शासन खुद करते थे। लेकिन इसने क्या करा, एक नए संविधान के द्वारा श्लेस्विग और होल्स्टाइन को बोल दिया कि भाई अब ये डेनमार्क का अभिन्न अंग होंगे। तो उसके इस कार्य से जर्मनी और डेनमार्क के बीच में विवाद शुरू हो गया, क्योंकि प्रशा बिल्कुल भी नहीं चाहता था ना कि ऐसा हो, तो इनके बीच में विवाद शुरू हो गया। अब जो जर्मन की संसद थी, डाइट, उसने डेनमार्क से मांग की कि वह इस नए संविधान को रद्द कर दे, लेकिन बिस्मार्क इससे सहमत नहीं था और इस अवसर का लाभ उठाकर श्लेस्विग और होल्स्टाइन पर स्वयं अधिकार करना चाहता था। उसको ऐसा लगता था कि अगर ये अपना निर्णय रद्द कर देंगे तो डेनमार्क का शासक तो वहाँ का राजा बना ही रहेगा, श्लेस्विग और होल्स्टाइन का। तो संसद कह रही थी कि भाई आपका संविधान रद्द करो, लेकिन बिस्मार्क ये नहीं चाहता था। बिस्मार्क को लगता था कि इस बहाने से इनसे युद्ध किया जा सकता है और श्लेस्विग और होल्स्टाइन पर खुद अधिकार कर सकते हैं। तो बिस्मार्क, अगर संसद अड़ी रहती कि भाई आप अपना संविधान रद्द कर दो और डेनमार्क रद्द कर देता, तो फिर बिस्मार्क को युद्ध करने का बहाना नहीं मिलता। तो बिस्मार्क को अपने मार्ग से डाइट यानी जो संसद थी उसको हटाना था। उसने कूटनीति से काम लिया और ऑस्ट्रिया को समझाया कि श्लेस्विग और होल्स्टाइन के प्रश्न को संघीय संसद के सामने नहीं रखा जाए, क्योंकि इससे डाइट भविष्य में बहुत शक्तिशाली हो जाएगी और जर्मनी में जनतंत्रवादी और क्रांतिकारी विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। बिस्मार्क कूटनीतिक चाल चल रहा था यहाँ पर। उसने ऑस्ट्रिया को अपने साथ लिया और बोला कि भाई संसद के सामने ये मुद्दा मत रखो, अगर संसद की बात डेनमार्क ने मान ली और श्लेस्विग होल्स्टाइन के प्रश्न का हल हो गया, तो डाइट जो है या संसद है वो शक्तिशाली हो जाएगी और भविष्य में जर्मनी में एक लोकतंत्र क्रांतिकारी विचारों का प्रोत्साहन मिलेगा। और ऑस्ट्रिया तो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। तो ऑस्ट्रिया बिस्मार्क की बातों में आ गया और उसने डाइट को इस विवाद से बाहर निकाल दिया। अब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से कहा कि इस प्रश्न पर ऑस्ट्रिया और प्रशा को संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब संसद तो हट गई, लेकिन बिस्मार्क ने कहा कि भाई प्रशा और ऑस्ट्रिया मिलकर इस मुद्दे को हल करते हैं, हमको संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऑस्ट्रिया और प्रशा ने डेनमार्क को धमकी दी कि 48 घंटे के भीतर उस संविधान को वापस ले ले, पर ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि डेनमार्क की संसद भंग की जा चुकी थी और 48 घंटे के भीतर नई संसद चुनना मुश्किल था। और बिस्मार्क की बात जानता था, इसीलिए उन्होंने ये कहा था 48 घंटे। अब संसद भंग हो गई है, 48 घंटे के भीतर नई संसद आहूत करके और संविधान को वापस लेना तो पॉसिबल नहीं था डेनमार्क के लिए। उनको मालूम था कि ऐसा नहीं होगा, इसीलिए इन्होंने इतना कम समय दिया कि 48 घंटे के भीतर वापस लो। डेनमार्क नहीं ले पाया संविधान वापस और ऑस्ट्रिया और प्रशा ने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क को पराजय का सामना करना पड़ा और 30 अक्टूबर 1864 ईस्वी को वियना की संधि करनी पड़ी। अब श्लेस्विग और होल्स्टाइन के प्रदेश इस संधि के अनुसार प्रशा और ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। तो इस तरह से डेनमार्क का अधिकार इन पर से खत्म हो गया, श्लेस्विग और होल्स्टाइन। अब प्रशा और ऑस्ट्रिया के पास में ये आ गए। अब जब इनके पास आ गए तो इन प्रदेशों के बंटवारे का प्रश्न पैदा हुआ, क्योंकि दोनों है, ऑस्ट्रिया भी है, प्रशा भी है।
वैसे तो ऑस्ट्रिया श्लेस्विग और होल्स्टाइन प्रदेशों में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, लेकिन बिस्मार्क तो रखता था। बिस्मार्क चाहता था कि ये प्रदेश प्रशा में मिल जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया ऐसे तो नहीं दे देगा ना, भले ही उसकी रुचि हो या ना हो। तो इन प्रदेशों को लेकर फिर से संघर्ष की नौबत आ गई। अब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को अपने जाल में फंसा लिया और प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में एक समझौता हो गया, गेस्टाइन का समझौता। इसे कहा जाता है गेस्टाइन का समझौता, जो कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ। इसके अनुसार श्लेस्विग पर प्रशा का अधिकार होगा और होल्स्टाइन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार होगा, क्योंकि दो प्रदेश थे, दोनों के बंटवारे को लेकर सवाल उठ रहा था। वैसे तो ऑस्ट्रिया रुचि नहीं रखता था, लेकिन वो प्रशा को भी नहीं दे देता। तो बिस्मार्क ने उसको ऐसे अपनी एक चाल में फंसाया और उसको कहा कि हम एक समझौता कर लेते हैं। गेस्टाइन का समझौता उसने कर लिया, जिसमें श्लेस्विग आ गया प्रशा के पास और होल्स्टाइन दे दिया ऑस्ट्रिया को। अब होल्स्टाइन क्यों दिया था बिस्मार्क ने? क्योंकि होल्स्टाइन दोनों ओर से प्रशा से घिरा हुआ था। उसकी जो भौगोलिक स्थिति को वो देखें होल्स्टाइन की, तो वो दोनों ओर से प्रशा से घिरा था। तो ऑस्ट्रिया का उस पर अधिकार बनाए रखना मुश्किल हो गया, और बिस्मार्क ये जानता था कि दोनों ओर से घिरा हुआ है ये प्रशा से और इस पर अधिकार नहीं रख पाएगा ऑस्ट्रिया। इसलिए ऑस्ट्रिया ने फिर से, अब ऑस्ट्रिया उसका शासन नहीं संभाल पा रहा था और वो प्रशा को देना भी नहीं चाहता था, तो उसने कहा कि भाई श्लेस्विग और होल्स्टाइन के प्रश्नों को हम फिर से संसद के सामने यानी डाइट के सामने रखते हैं। लेकिन बिस्मार्क ने कहा कि ये तो गेस्टाइन समझौते का उल्लंघन है, गेस्टाइन समझौते के विरुद्ध बताया इसने। यहीं से फिर प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में तनाव बढ़ गया और युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। तो पहले बिस्मार्क ने किससे युद्ध किया था? प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क से। अब वो जो दो प्रदेश थे, श्लेस्विग और होल्स्टाइन, उसी को लेकर प्रशा और ऑस्ट्रिया में विवाद बढ़ा और युद्ध की स्थिति पैदा हुई, और फिर इनके बीच में 1866 में हुआ युद्ध। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध से पहले बिस्मार्क ने ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि युद्ध छिड़ जाने पर कोई भी विदेशी जो शक्ति है वो ऑस्ट्रिया के पक्ष में हस्तक्षेप नहीं करे, क्योंकि और भी यूरोप में बहुत सारे देश थे ना जिनको ऐसा लग सकता था कि भाई ऑस्ट्रिया के साथ अन्याय हो रहा है या ऑस्ट्रिया के साथ गलत हो रहा है, तो वो कोई मदद करने आ जाए, आसपास जो भी राज्य रहते हैं, देश रहते हैं। तो बिस्मार्क ने सबसे पहले तो इस तरह की कूटनीतिक चाल चली कि जो ऑस्ट्रिया है उसको पूरी तरह से मित्रहीन बना दो, कि कोई भी युद्ध जब वो प्रशा से हो तो उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। और इस तरह से उसने अपनी चालें चलकर ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से मित्रहीन बनाया था। उसके लिए उसने क्या किया? सबसे पहले तो रूस से मित्रता की। बिस्मार्क को सबसे अधिक चिंता रूस की ही थी, तो जबकि वो राजदूत रह चुका था पहले रूस में प्रशा का, और वो जार को जानता भी था। तो उसने सबसे पहले तो रूस से मित्रता प्राप्त की और एक तरह से एक आश्वासन कि भाई वो ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देगा। दूसरा, उसने फ्रांस से मित्रता की। अ, फ्रांस में भी वो राजदूत रह चुका था और वहाँ पर उस समय नेपोलियन तृतीय शासन कर रहा था। तो उस समय भी ये दोनों फिर मिले और इन्होंने आश्वासन दिया एक दूसरे को कि अगर प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है तो फ्रांस ऑस्ट्रिया का सपोर्ट नहीं करेगा, तो प्रशा का विरोध नहीं करेगा। तीसरा, उसने इटली से भी मित्रता कायम की। इटली में पहले से ही ऑस्ट्रिया के विरुद्ध एक आंदोलन चल रहा था, क्योंकि वो इनका जो एक प्रदेश था वेनेशिया, उस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो इटली में वैसे ही विरोध था ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो इटली तो चाहता ही था कि ऑस्ट्रिया हार जाए इस युद्ध में। तो इटली से भी मित्रता कर ली, इटली की ओर से भी बिस्मार्क निश्चिंत हो गया। तो यूरोप में जो भी देश ऐसा लग रहा था इसको कि ऑस्ट्रिया की मदद कर सकते हैं, उनसे इसने मित्रता कर ली और ऑस्ट्रिया को एक तरह से मित्रहीन बना दिया। तो फिर अब बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से युद्ध का बहाना खोजने लगा कि कैसे भी करके इसके साथ युद्ध शुरू करने का मौका मिले। उसने सबसे पहले क्या किया? होल्स्टाइन में ऑस्ट्रियाई प्रशासन के खिलाफ एक तो उपद्रव खड़े करवाए, क्योंकि दोनों ओर से प्रशा से घिरा हुआ था, तो ये जो भी वहाँ पर, ताकि सरकार ऑस्ट्रिया के खिलाफ वहाँ पर लोग विद्रोह करें। दोनों ही देश एक दूसरे पर जो दोनों ही राज्य थे प्रशा और ऑस्ट्रिया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। ऑस्ट्रिया ने इस मामले को जर्मनी की जो संघीय संसद थी, जो डाइट थी, उसके सामने रखा। अब संसद ने निर्णय लिया कि श्लेस्विग और होल्स्टाइन का प्रदेश को एक राज्य था ऑगस्टेनबर्ग, ऑगस्टेनबर्ग के ड्यूक को दे, ड्यूक मतलब वहाँ का जो शासक था, तो ऑगस्टेनबर्ग के ड्यूक को दे दिया जाए। बिस्मार्क ने कहा कि ये तो गेस्टाइन समझौते के खिलाफ है
और होलेस्टाइन में प्रशा की सेना को भेज दिया, जिसने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को वहां से बाहर खदेड़ दिया, हरा दिया उनको और भगा दिया। ऑस्ट्रिया ने फिर इसकी शिकायत संसद के सामने की, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी विवाद होता था तो वो जर्मन जो संघ की संसद थी उसके पास सामने ही जाता था। फिर उसने वहां पर रखा और कहा कि भाई जर्मन संघ जो है अपनी सेना प्रशा के विरुद्ध भेजे और प्रशा को रोके। 14 जून 1866 को ये प्रस्ताव पास हो गया। बिस्मार्क ने इसको अवैध ठहराया और संघ को ही भंग कर दिया, जो जर्मन संघ था उसको ही उसने भंग कर दिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब ये युद्ध 16 जून 1866 को आरंभ हुआ और 3 जुलाई 1866 ईस्वी को समाप्त हो गया, जिसमें एक और प्रशा और इटली थे, दूसरी ओर ऑस्ट्रिया और जर्मनी के अन्य राज्य जो कि प्रशा के अधीन नहीं आना चाहते थे, प्रशा से थोड़ी ईर्ष्या रखते थे, वो सारे जो राज्य थे दूसरे वो थे, और ऑस्ट्रिया और इधर प्रशा और इटली। इसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। जो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध हुआ उसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। वैसे मेन युद्ध था ऑस्ट्रिया और प्रशा का, लेकिन इसके अंदर ही 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। कस्टोजा का युद्ध, लीसा का युद्ध और सेडोवा का युद्ध। यानी अलग अलग जगह पे लड़ाइयाँ होती है ना, तो वो जगह के नाम से वो युद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो एक ही मुख्य युद्ध था ऑस्ट्रिया और प्रशा। उसके अंतर्गत एक तो कस्टोजा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने इटली की सेनाओं को हरा दिया था। लीसा का युद्ध में ऑस्ट्रिया के जहाजी बेड़े ने इटली के जहाजी बेड़ों को भी हरा दिया था। लेकिन जो सेडोवा का युद्ध था वो निर्णायक युद्ध था और इसमें बहुत ही घमासान युद्ध। पहले तो लग रहा था कि ऑस्ट्रिया जीत जाएगा, लेकिन इसी बीच में प्रशा का जो राजकुमार था वो अपनी सेना लेके आ गया और ऑस्ट्रिया की इसमें पराजय हुई और इस तरह से वहाँ पर इस युद्ध में यानी कि ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और प्रशा की विजय हुई। 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई। इस युद्ध के बाद में एक संधि हुई जिसे कहा जाता है प्राग की संधि, और ये कब हुई थी? 23 अगस्त 1866 ईस्वी। इसको 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखें। अब इस संधि में क्या शर्तें तय हुई? तो वियना की जो संधि थी उसके द्वारा निर्मित जर्मन संघ को तोड़कर मेन नदी के, हमने देखा था कि नेपोलियन की हार के बाद में जो वियना कांग्रेस थी उसमें जर्मन परिसंघ बनाया गया था जर्मन राज्यों को मिलाकर। तो इसने इस युद्ध के बाद में जो संधि हुई प्राग की संधि, उसमें उस संघ को पहले ही तोड़ने की घोषणा तो कर दी थी बिस्मार्क ने कि हम इस संघ के हिस्सा नहीं है, बाहर हैं इससे। और तो वो पूरा संघ तोड़कर, वहाँ पर एक नदी बहती है मेन नदी, उसके उत्तर के जो समस्त राज्य थे वो प्रशा के नेतृत्व में उन्होंने एक परिसंघ बनाया जिसको कहा गया नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन या उत्तर जर्मन परिसंघ, और ऑस्ट्रिया को इस संघ से हटा दिया गया। अभी तक ऑस्ट्रिया इसका अध्यक्ष था, हेड था, तो उसको हटा दिया गया। श्लेस्विग और होलेस्टाइन के प्रदेश पर प्रशा का अधिकार मान लिया गया। वेनेशिया का जो प्रदेश था वो इटली को मिल गया, जिस पर कि ऑस्ट्रिया का अधिकार था, और इटली में इसको लेकर आंदोलन चल रहे थे तो वो अब इटली को मिल गया। ऑस्ट्रिया ने 30 लाख पौंड का हर्जाना देना स्वीकार किया और मेन नदी के दक्षिण में स्थित राज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार अलग संघ बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो एक तरह से 2 भागों में बढ़ गया जर्मनी। एक तो उत्तर के जो राज्य थे वो सभी प्रशा के नेतृत्व में आ गए, और दक्षिण के राज्य थे वो अभी भी स्वतंत्र थे और वो आज़ाद थे कि वो चाहे तो एक संघ बनाए और वो अपनी इच्छा से उनको मतलब उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। तो ये प्राग की संधि हुई। अब तीसरा एक युद्ध जो है महत्वपूर्ण युद्ध जर्मनी के एकीकरण के दौरान हुआ, वो था फ्रांस और प्रशा का युद्ध। 1870 और 71 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। जर्मनी के एकीकरण का अंतिम चरण था फ्रांस और प्रशा का युद्ध। इस युद्ध के कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण था कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध में भाग न लेने के कारण फ्रांस को अपनी भूल का एहसास होना। 1866 में जब ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ था तो उस समय जर्मनी का उत्कर्ष एक शक्तिशाली राज्य के रूप में होने लगा था और फ्रांस को यह एहसास होने लग गया था कि ये जर्मन राज्य की ताकत बढ़ रही है, और जो 1866 का युद्ध हुआ उसमें उसने भाग ना लेकर भारी भूल की है। फ्रांस कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में कोई एक शक्तिशाली राज्य का उदय हो, इसलिए
ये नेपोलियन तृतीय जो उस समय वहाँ का शासक था, उसकी गलती थी कि वो इस युद्ध में तटस्थ रहा और उसने ऑस्ट्रिया की मदद नहीं की, और उसका परिणाम फिर ये निकला कि जर्मनी इतना ताकतवर हो गया कि उसने फ्रांस से ही युद्ध किया और उसको पराजित किया। फिर एक कारण ये भी था कि नेपोलियन तृतीय के उस समय गृह नीति में काफ़ी असफल हो रहा था, यानी उसकी असफल गृह नीति। नेपोलियन तृतीय के गृह नीति में असफल रहने के कारण उसके देश में, फ्रांस में, उसका विरोध बढ़ गया, और वो उस विरोध से ध्यान हटाने के लिए, मतलब जनता का ध्यान हटाकर वो युद्ध करना चाहता था कि जनता का ध्यान देश के अंदर के जो मुद्दे हैं उससे हट जाएगा और युद्ध की तरफ आ जाएगा, तो ताकि उसका विरोध कम हो जाए उसके राज्य में। तो वो ये चाहता था कि प्रशा से युद्ध करके जनता का ध्यान उसके विरोध से भटक जाए। तो उसकी असफल गृह नीति, मतलब वो खुद भी चाहता था कि किसी भी तरह से प्रशा से युद्ध हो जाए और उसका जो आंतरिक उसकी मुसीबतें चल रही है उससे जनता का ध्यान हट जाए। फिर नेपोलियन तृतीय द्वारा मेक्सिको में हस्तक्षेप। नेपोलियन तृतीय ने एक भूल उस समय ये की कि मेक्सिको के प्रति उसने जो नीति अपनाई वो भी फ्रांस के लिए घातक सिद्ध हुई। उन दिनों अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, अमेरिका के पड़ोस में है मेक्सिको, और नेपोलियन तृतीय को लगा कि अमेरिका अपने गृह युद्ध में उलझा रहेगा, तो उसने मेक्सिको में हस्तक्षेप किया। मेक्सिको में उस का जो गणतंत्र था उसको समाप्त करके वो अपना शासन स्थापित करना चाहता था, और उसी दौरान मेक्सिको के राष्ट्रपति की हत्या हुई, उसका दोष भी फ्रांस के ऊपर लगा। तो मेक्सिको की लड़ाई जो है नेपोलियन की प्रतिष्ठा के लिए, फ्रांस की प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी बुरी साबित हुई। ये भी तो फ्रांस की प्रतिष्ठा काफ़ी गिर गई। अब अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए वो चाहता था कि प्रशा के साथ युद्ध कर ले, जिससे कि उसको जो भी विरोध उसका हो रहा है उससे लोगों का ध्यान हटाकर युद्ध की तरफ आ जाए। और फिर बिस्मार्क भी ये चाहता था। बिस्मार्क की राय में फ्रांस से युद्ध अनिवार्य था। जर्मनी, उत्तर वाले जो जर्मनी के राज्य थे वो तो एकीकृत हो गए थे, प्रशा के अधीन आ गए थे, लेकिन दक्षिण के राज्य अभी भी शेष थे, बचे हुए थे। तो बिस्मार्क अब ऐसे अवसर की तलाश में था कि दक्षिणी जर्मनी के राज्य खुद ही उत्तर जर्मन के राज्यों में मिलने की कोशिश करें। और बिस्मार्क का मानना था कि यदि संपूर्ण जर्मनी के सामने कोई राष्ट्रीय संकट आ जाए तो सारे राज्य अपने जो आपसी मतभेद है उनको भूलकर प्रशा के ध्वज के नीचे, प्रशा के झंडे के नीचे आ सकते हैं, और ये राष्ट्रीय संकट फ्रांस की ओर से ही हो सकता था। तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए फ्रांस से युद्ध करना चाहता था। मतलब बिस्मार्क भी चाहता था कि ये युद्ध हो, नेपोलियन तृतीय भी चाहता था, उसके जो आंतरिक मामले थे उससे ध्यान हटाने के लिए वो चाहता था कि प्रशा से युद्ध हो। तो बिस्मार्क चाहता था कि राजनीतिक एकीकरण जो जर्मनी का तभी होगा जब कोई राष्ट्रीय संकट आएगा और दक्षिण के राज्य उत्तर में मिलने के लिए आएंगे, और वो संकट कैसे आएगा? फ्रांस की तरफ से अगर हमला हो जाए। फिर युद्ध का एक तात्कालिक कारण भी था। 1868 में स्पेन की जनता ने रानी इसाबेला के विरुद्ध विद्रोह करके उसे गद्दी से हटा दिया, और प्रशा के राजा विलियम प्रथम के रिश्तेदार लियोपोल्ड को वहां का शासक नियुक्त करने का निश्चय किया। फ्रांस को यह डर था कि लियोपोल्ड अगर राजा बन गया तो स्पेन पर प्रशा का प्रभाव स्थापित हो जाएगा, इसलिए फ्रांस ने इसका विरोध किया। लियोपोल्ड कौन था? प्रशा का जो सम्राट था, कैसर विलियम प्रथम, उसका रिश्तेदार था, और फ्रांस को लगा कि अगर ये स्पेन का राजा बन गया तो प्रशा का प्रभाव बढ़ जाएगा स्पेन पर, तो उसने इसका विरोध किया। तो फिर विलियम प्रथम भी पीछे हट गया और लियोपोल्ड ने खुद भी राजगद्दी की उम्मीदवारी छोड़ दी। अब नेपोलियन तृतीय ने अपने राजदूत को प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम के पास भेजकर एक लिखित आश्वासन मांगा। अब जब वो पीछे हट गया था लियोपोल्ड, तो ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन नेपोलियन तृतीय ने फिर लिखित आश्वासन लेने के लिए अपने राजदूत को भेजा। उस समय विलियम प्रथम एम्स नामक एक जगह है, वहाँ पर छुट्टियाँ मना रहा था, वो एम्स नगर है, तो वहाँ भेजा। विलियम प्रथम ने ये सारा जो राजदूत से वार्तालाप हुआ उसको, फ्रांसीसी राजदूत के साथ जो भी वार्ता हुई उसका सारांश बिस्मार्क को भेजा तार के द्वारा, और इसीलिए इसको कहा जाता है एम्स तार। क्योंकि एम्स में वो था उस समय, छुट्टियां मना रहा था, एम्स से उसने तार किया था, तो उसको एम्स तार कहा जाता है इस घटना को। तो बिस्मार्क को भेज दिया। बिस्मार्क तो मौका ही ढूंढ रहा था, उसने तार की भाषा को बदला। जो विलियम प्रथम ने उसको तार भेजा था ना, उसकी भाषा में ऐसा हेर फेर किया और समाचार पत्रों में उसको छपवा दिया।
इस हेरफेर से ऐसा लग रहा था, ये जो भाषा बदली बिस्मार्क ने, उससे ऐसा लग रहा था कि विलियम प्रथम ने फ्रांसीसी राजदूत का अपमान किया है। फ्रांसीसी जनता भी यही समझ रही थी कि हमारे राजदूत का अपमान हुआ है, और जो वहाँ का राजा था नेपोलियन तृतीय, उससे इस अपमान का बदला लेने की मांग करने लगी। नेपोलियन तृतीय उस समय नहीं चाहता था कि युद्ध अचानक, क्योंकि उस समय वो शायद बीमार भी था, तो वो उस समय में थोड़ा सा वो हो रहा था युद्ध करने से, उसे हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन जनता का इतना प्रेशर था उस समय कि वो अपमान का बदला लेने की मांग करने लगी, और बिस्मार्क की चाल से दोनों ही देशों में युद्ध की मांग होने लग गई। बिस्मार्क भी यही चाहता था। तो 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और इस तरह से फिर युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने के पहले बिस्मार्क ने फिर कूटनीतिक चाल चली, वैसे ही जैसे उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध किया था कि फ्रांस को मित्रहीन बना दो। सबसे पहले उसने रूस से अपनी मित्रता उसने की कि आश्वासन लिया कि वो फ्रांस की मदद नहीं करेगा। इटली से भी उसने समझौता किया। और फिर ऑस्ट्रिया के साथ उसने ऑस्ट्रिया को वैसे युद्ध में उसने बुरी तरह पराजित किया था सेडोवा में, लेकिन फिर भी उसने उदारता दिखाई, और प्राग संधि की जो धाराएं थी वो भी काफ़ी उदार थी, क्योंकि उसको इसका जो उदारतापूर्ण व्यवहार था उससे ऑस्ट्रिया भी अपने पराजय का अपमान भूल गया, और उसने जो फ्रांस और जर्मनी प्रशा का युद्ध हो रहा था उसमें वो तटस्थ रहा। इंग्लैंड भी तटस्थ रहा। इंग्लैंड के और फ्रांस के संबंध वैसे ही कटु हो रहे थे, बेल्जियम जो फ्रांस के पास में राज्य है उसको लेकर, क्योंकि बेल्जियम पर अधिकार करना चाहता था नेपोलियन तृतीय, और इंग्लैंड जो है बेल्जियम की अखंडता को बनाए रखना चाहता था, तो इस चीज़ को लेकर फ्रांस से नाराज था इंग्लैंड, तो वो भी तटस्थ रहा। तो इस तरह से इसने बिस्मार्क ने फ्रांस को मित्रहीन कर दिया। अब दक्षिणी जर्मनी के जो राज्य थे उनको अपनी ओर करने के लिए बिस्मार्क ने एक नई चाल चली। ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध में फ्रांस से तटस्थ रहा था। हम पढ़ चुके हैं कि जो पहले ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ था तो फ्रांस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन इस तटस्थता के बदले उसने बिस्मार्क से दक्षिण के राज्य मांगना शुरू कर दिए थे। उत्तर के राज्य तो प्रशा के नेतृत्व में थे, लेकिन दक्षिण के राज्य मांगना शुरू कर दिए थे। तो बिस्मार्क ने फ्रांस की इस मांग को समाचार पत्रों में छपवा दिया। अब जब दक्षिण के जर्मन राज्यों ने ये बात पढ़ी तो वो नेपोलियन तृतीय के विरोधी हो गए, क्योंकि वो उसके अधीन तो नहीं जाना चाहते थे ना, वो तो स्वतंत्र थे, तो वो काफ़ी विरोधी हो गए। तो इस वजह से बिस्मार्क ने युद्ध के पूर्व ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि फ्रांस यूरोप में अकेला और मित्रहीन हो गया, और ये जो दक्षिण के राज्य थे ये भी प्रशा के साथ आ गए। अब युद्ध का प्रारंभ हुआ, और इसमें प्रमुख युद्ध लड़े गए थे वर्थ का युद्ध, ग्रेवलाथ का युद्ध और सेडन का युद्ध। तो वर्थ का जो युद्ध था उसमें फ्रांसीसी सेनाएं पराजित हुई। ग्रेवलाथ के युद्ध में भी इनको पराजय का सामना करना पड़ा। फिर एक जो है सेडन का युद्ध हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था, और इसमें प्रशा का जो सेनापति था वॉन मोल्टके, उसने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इसमें नेपोलियन तृतीय खुद आया था मतलब युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन उसको पराजित किया, और 99,000 मतलब लगभग 1 लाख जो सैनिक थे उसके साथ में उसने आत्मसमर्पण किया, और नेपोलियन तृतीय को फिर इसमें बंदी बना लिया था। तो इस प्रकार फ्रांस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, और यहाँ पर प्रशा की विजय हुई, यानी बिस्मार्क की विजय हो गई थी। तो बिस्मार्क ने जो कूटनीतिक चालें चली थी उसका ही ये परिणाम था कि इस युद्ध में भी जीत गए, और इसके बाद में हुई फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी। अब बिस्मार्क ने सुलह के लिए बहुत कठोर शर्तें रखी, जिसके आधार पर 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रांस ने 20 करोड़ पौंड क्षतिपूर्ति के रूप में देने का वचन दिया। ये बहुत ही अभी तक मतलब जो युद्ध हुए थे उसमें इतनी भारी जो है क्षतिपूर्ति लगाई नहीं गई थी, तो उसने फ्रांस ने 20 करोड़ पौंड की क्षतिपूर्ति देने का वचन दिया। बेलफोर्ट को छोड़कर अल्सेस लारेन के प्रदेश जर्मनी को दे दिए गए। अल्सेस लारेन ये फ्रांस के अधीन होते थे, और ये खनिज पदार्थों से काफ़ी यहाँ पर इसको लेकर हम आगे देखेंगे कि जो विश्व युद्ध में भी इनका इन प्रदेशों का रोल रहा था काफ़ी। तो ये अल्सेस लारेन प्रदेश जर्मनी को दे दिए गए। मेत्स और स्ट्रासबर्ग के किले भी जर्मनी को मिल गए। ये महत्वपूर्ण किले थे
फ्रांस के मैथ्स और स्ट्रासबर्ग के, वो भी इनको मिल गए। तो कठोर शर्तें रखी और इस तरह से ये युद्ध समाप्त हुआ। तो इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया और जर्मन साम्राज्य का निर्माण हुआ। दक्षिण के राज्य और प्रशा मिलकर युद्ध लड़ रहे थे। इससे पूरे जर्मनी में एक देशभक्ति की लहर दौड़ गई। अभी तक तो प्रशा अलग था, उत्तर के राज्य थे उसके साथ, लेकिन दक्षिण के अलग थे। लेकिन फ्रांस के साथ जो युद्ध हुआ उसमें दक्षिण के राज्य भी प्रशा के साथ मिलकर लड़े। और युद्ध के दौरान ही 1870 ईस्वी में बिस्मार्क ने जो ये नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन या जो उत्तर जर्मन परिसंघ था उसकी ओर से दक्षिण जर्मनी के राज्यों को एकीकरण के लिए उसने संधि वार्ताएं उनके साथ करनी शुरू कर दी थी। और उन राज्यों के शासकों ने, वहाँ की जो राज्य की संसद होती थी, उन्होंने भी इन संधियों का अनुमोदन कर दिया था। तो इस तरह से जो नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन था उसका विस्तार करके दक्षिण के राज्यों को उसमें सम्मिलित कर लिया गया और उसका नाम बदलकर जर्मन साम्राज्य रख दिया गया। और प्रशा का राजा अब जर्मनी साम्राज्य का सम्राट कहलाने लगा। प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और बिस्मार्क को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 3 युद्ध लड़ने पड़े। 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के प्रसिद्ध वर्साई के महल में धूमधाम से एक उत्सव हुआ और सभी राज्यों की ओर से प्रशा के राजा जो कि विलियम प्रथम को राजमुकुट दिया गया। बिस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य की घोषणा पड़ी और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। तो जो इतने सालों से प्रयास चल रहे थे वो आखिर में 1871 में जब ये फ्रांस के साथ में अंतिम युद्ध हुआ उस समय जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।